इसे आप याद रखिए। लीजिए, ये था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एज एन एक्सेप्शन, इसे आप याद रखिए। बस एक चीज हमें याद रखनी है, द ओनली एक्सेप्शन CO पॉजिटिव अपने सिनेरियो में तो नजर नहीं आता, पर लोग कहते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। सर क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, पर क्या हम करें? जरूरत तो नहीं है, बाकी कहेंगे तो पहले जरा मैं शेप देखूंगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के, फिर इसे करने की कोशिश करूंगा। ये एक्सेप्शन 3 होता है एज एन एक्सेप्शन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला काम करिए, बोल भैया क्या तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिया? हाँ सर कर दूंगी। तो ये रहे वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो तुमने कैलकुलेट किए, ठीक है। यदि ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर समझते हैं 1 3 5 7 19 21 27 ऐसा कोई ऑड नंबर है, तो कुछ मत सोचना, सीधे सीधे बोल देना कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा कौन होगा? मॉलिक्यूल या जो आयन होगा, जो भी होगा, दैट विल बी पैरा मैग्नेटिक ऑलवेज। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ये पीएम होगा, पैरा मैग्नेटिक ऑलवेज। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में आएंगे। किसमें आएंगे बेटा? इवन नंबर। कहीं गलती से यदि इवन नंबर में आ गए तो अपन ऐसे बोलेंगे बेटा इवन नंबर में, कि कहीं यदि इवन नंबर में है तो मॉलिक्यूल या आयन विल बी डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। लेकिन बट इन डाई एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल्स। पर यदि वो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन है, तो बट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन 2 केसेस। ये पैरामैग्नेटिक होगा इन 2 केसेस, 2 केसेस। कौन कौन से केसेस हैं? एक जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने होंगे? टोटल 12, या जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने होंगे? 6। यानी ये दो ऐसे केस बनेंगे जब आपके पास या तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो ये पीएम होगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है, अदरवाइज ये डायमैग्नेटिक होगा। किसके साथ? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यानी जो कुछ आपने लिखा है केवल इवन के लिए लिखा है, ऑड के लिए तो अपने को कुछ सोचना ही है। ऑड है तो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, आंसर है पैरामैग्नेटिक ऑलवेज। इसके लिए तो अपने को सोचना ही नहीं था। अपने जो पीएम है ऑड है वो पीएम। ठीक है, डाउट इतने सारे एग्जांपल हैं और मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या चीज होती है? तो कैसे पता चल रहा है? ऑड का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, अपन फिर से टोटल नहीं गिनते, टोटल में मजा नहीं आता, अपन वैलेंस ही गिनते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं, या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है आपके मॉलिक्यूल में, उन्हें कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो अपन बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। सर कैसे पता चलेगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? तो बड़ा आसान होता है। तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हमें एक्चुअली पढ़ने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 तरह के? पहले नंबर पे पहले वो मॉलिक्यूल या आयंस जो कैसे हैं? डाई एटॉमिक। कैसे बेटा? डाई एटॉमिक। इसे हमने एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा। फिर इसके बाद जो डाई एटॉमिक से थोड़े ज्यादा है, देन मॉलिक्यूल मस्ट बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं, जैसे O2 पर माइनस लगा दिया, O2 पर माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था याद है? O2 माइनस का 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? देखो नीचे में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स कितना था? 1.5। सुपर ऑक्साइड है। और देख बेटा NO, NO फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर था इसका। कैसे निकाला था? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के 5, 6 और 5 11, 11 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2.5 आया था, याद हो? इस पे भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है कैसे देख रहे हैं? और देख जैसे उसने बोला CN माइनस नहीं लगा, केवल CN। नाइट्रोजन पे 5 है, इस पे 4 है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के 2.5 है, 2.5 है। तो यहाँ क्या होगा? एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मौजूद होगा। और आगे बढ़ जाओ, जैसे मान लो मैंने लिखा O2 पर पॉजिटिव, तो O2 पे पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखिए 2.5 आएगा। तो ये सारे के सारे जो बोर्ड पर यहाँ लिखे ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनकी बॉन्डिंग देखी जाए तो किसी एक को पकड़ ले, जैसे सपोज कर मैंने O2 को पकड़ा, O2 माइनस, जैसे O2 माइनस, क्या नाम होता है O2 माइनस का? O2 माइनस कहलाता है सुपर ऑक्साइड। बड़ा आयन होता है सुपर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है बेटा, ऐसे करके। तो एक बॉन्ड बना इसके बीच, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर वो ये कह रहा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं मौजूद होता है, ये रहा। यदि मैं इस बॉन्ड में ही दिखा दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हो गया, तो और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ठीक है। और माइनस चार्ज होगा इस पे कहीं ना कहीं, ऐसे करके मैंने माइनस लगा दिया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखा के बॉन्ड को थोड़ा बड़ा करके भी दिखा दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा, तो इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब इसी को लिया इसमें पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक को देखना पड़ता है बेटा। जैसे कैसे देखें, जैसे इसमें लिखा है CH3, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन है। जैसे उसने लिखा है CF3, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन है। जैसे उसने लिखा है CCl3, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन है। चला ना, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ऑड इलेक्ट्रॉन। इन्हें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या और भी होता है? और भी है। जैसे उसने बोला ClO2, जैसे उसने बोला ClO3, जैसे उसने बोला NO2, इन सब ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चेक कर, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? ये कार्बन है बेटा, कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 1 बचा, 4 3 ने बॉन्ड बना लिया, 1 बचा, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 1 बचा। क्लोरीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, 2 ने बॉन्ड बना लिए, सॉरी 4 ने बॉन्ड बना लिए, 1 को 2 बॉन्ड, 4 ने बॉन्ड बना लिए, कितने बचे?
3 ने बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कितना बचा? 5 हो गए। 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया 4 खर्च हो गए, बचा 1, सब में ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ये एक एलिमेंट है और ये एक एटम से जुड़ा है और आप कह रहे हैं कि इस एलिमेंट पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चलो इस एटम मान लो बात एक ही है, पर क्या पता है, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो आपका ए है, पहली शर्त ये होना चाहिए मीना, पहली शर्त मीना, और ये मीना भी होना चाहिए, मीना ये कहते हैं ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सेकंड पीरियड होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए मीना ऑफ सेकंड पीरियड। अब आजा उस एलिमेंट पे इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, कहते इसमें इलेक्ट्रॉन तो हो, ध्यान से सुनना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो हो पर कोई लोन पेयर ना हो, कहते हैं नो अदर लोन पेयर, और कोई लोन पेयर ना हो। यदि कोई लोन पेयर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो बोल रहा है कि दिस इलेक्ट्रॉन, कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इज टेकन इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे आप हाइब्रिडाइजेशन में ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आइए इसको सीख लेते हैं। जरा मैं इसे बैठा देता हूँ, अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो लिखे थे, जैसे मैंने लिखा था पहला CH और ये आपका हो गया आइटम। अब ये आइटम क्या मीना है, बता नहीं, ये तो लीना है, हाइड्रोजन तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, यदि लीना है तो मीना नहीं है, इसका मतलब इसे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेंगे, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। पर इसी को मैं एग्जांपल को इसके लिए लिखता देखना CF3 और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, सी अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब जरा ध्यान से देखना, क्या फ्लोरीन मीना है, बिल्कुल मीना है, क्या सेकंड पीरियड का है, बिल्कुल सेकंड पीरियड का है, क्या इसके अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब इसे लेंगे, और इसे लेंगे इस वाले को नहीं लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जांपल इतना बना ले बस, खत्म हो गया चैप्टर बेटा। इसके बाद थोड़ा नहीं है, 2 और 1 3 यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और प्लस एक क्या ऑड इलेक्ट्रॉन, ये वाला कितना हो गया 3 बोले तो sp2। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये किसमें होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये किसमें है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी ये वाला किसमें है इन एक पी बचा इन प्योर पी ऑर्बिटल, ये प्योर पी ऑर्बिटल में याद रखना। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये वाला किसमें है इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो फर्क है इलेक्ट्रॉन्स में, हां ये वाला लोन पेयर किसमें है, ये हाइब्रिड में, ठीक है बेटा। तो आपस में मिला रहे हैं, वेव्स को मिलाना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो पहला पॉइंट कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं आर फॉर्म बाय द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी ये वेव के इंटरफेरेंस से बनते हैं। और वेव में 2 तरह के इंटरफेरेंस आपको बचपन से पढ़ाए जाते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले नंबर पर यदि बात करें कंस्ट्रक्टिव की, तो कहते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता है, याद रखिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इट गिव्स, ये हमेशा आपको देता है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो डिस्ट्रक्टिव होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इट गिव्स, ये हमेशा आपको देता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गैस। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ए की वेव है, पहले मैंने मान लिया कि जो वेव आपकी बनी है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड यानी वेव फंक्शन है वो कितना मान लेते हैं, इट इज साई ए। तो ये वेव का जो रीजन है इसे हम शायद ऐसे करें, ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव साइड है। इसी तरह से एक और ले लेता हूं पढ़ो, ये इसका पॉजिटिव साइड और ये इसकी नेगेटिव साइड, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैंने मान लिया इसका मैग्नीट्यूड कितना है साई ऑफ बी। यदि आप इनका इंटरफेरेंस करा देते हैं, ठीक है, दोनों सेम फेज में इनका इंटरफेरेंस करा देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें होगा क्या देखिएगा, इनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव वाला नेगेटिव। अब आपसे पूछा बताइए मतलब वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आप कहेंगे इसका जो एम्पलीट्यूड बना होगा वो कितना बना होगा, इट इज साई ए प्लस साई। तो इसे आपने बोला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट। इसी तरह से बेटा मैं इस कंस्ट्रक्टिव को हटा के यदि बात करता हूं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रक्टिव की, जैसे कि जो ऊपर मिल रहा है इसे क्या कहते हो BMO, जो यहां मिल रहा है इसे क्या कहते हो ABMO, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग। और ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज्यादा होगी, और यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी, अनिल होगी। ऐसा सवाल है यहाँ तो हमें वेव्स नजर दिखेंगी कैसे, आइए समझाता हूँ कैसे दिखती है ये वेव्स। यानी जब बॉन्डिंग बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 2 पॉइंट्स के बीच में ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है। जब एंटी बॉन्डिंग बनता है तो 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। आइए इसी होता है तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देता है, इस तरीके से। अब जब ये बनेंगे BMO एंड ABMO तो क्या होगा, आइए इन ABMO इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टेड, ये फिर से शिफ्ट होती है, इज शिफ्टेड ऑन अदर साइड, यानी दूसरी साइड चली जाती है, ऑन अदर साइड। देखिए भाई, मीन ऑफ अदर साइड, दूसरी साइड का क्या मतलब, फिर से देखो ये न्यूक्लियस था इसका, ये न्यूक्लियस था इसका, और एक मैक्सिमम डेंसिटी कहां चली गई, इस साइड, इसकी मैक्सिमम कहां चली गई, दूसरी साइड, ये डेंसिटी ऐसे मैक्सिमम कहां चली गई, ऑन अदर साइड। इधर भी थोड़ी सी कहां चली गई, ऑन अदर साइड। तो ये न्यूक्लियस सामने सामने आ गया, देखो अगर आमने सामने, तो इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। और जब रिपल्सन लगेगा तो ये बॉन्ड नहीं बल्कि एंटी बॉन्डिंग का अपोज होगा, क्या बन जाएगा सिग्मा 1s AB। तो क्या कह रहा है बट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एंटी बॉन्डिंग बनते हैं तो मैक्सिमम डेंसिटी शिफ्टेड ऑन अदर साइड, सो दे फील्स, तो उन्हें क्या फील होगा, रिपल्सन। अब उनमें रिपल्सन लगता है और जब इनमें रिपल्सन लगता है हेंस नो बॉन्ड इज फॉर्म, इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता।
अब देख बॉन्ड क्या था, यदि वीबीटी की बात करें तो कहता था दो न्यूक्लियस के बीच में कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन आना बॉन्डिंग, तो दो के बीच में कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आना बॉन्डिंग, और कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना आना नॉन बॉन्डिंग। तो ये है नॉन बॉन्डिंग, यहाँ का एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ना बनाएंगे तो अपोज करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि आपने सामने न्यूक्लियस है, रिपेल करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, जीरो, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो उसे क्या कहते हैं, नोड। नोड का मतलब जीरो या निल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है नोड में तो ये कहेंगे भैया रिपल्सन होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एस वाला बनाइए, तो मैं पी वाला बनाता हूँ, ऊपर ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दोनों। जैसे मैंने इनको कंबाइन किया होगा, मिलाया होगा, रिजल्ट देखना क्या होगा, ये पहले का न्यूक्लियस है, यहाँ का दूसरे का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की थी वो तो गई खत्म, सारी आ गई इन दोनों के बीच में, जरा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये शिफ्ट होगी, और इस साइड में बची है बहुत थोड़ी सी ना के बाद। तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में आई होगी तो ये क्या बना होगा, ये बना सिग्मा 2p, z वाला था z बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि वाली जो एक्सिस है इस एक्सिस को कौन सा माना है, z एक्सिस। क्लियर। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे बना पाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई पीछे की तरफ, ये आपका न्यूक्लियस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो गई, पीछे की तरफ, ये आपका न्यूक्लियस। अब देख आमने सामने न्यूक्लियस आ गए, इनके बीच में फिर से क्या होगा, रिपल्सन, और जब बेटा रिपल्सन होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला नोड मिल गया, और ये देखिए क्या मिलेगा, बॉन्डिंग होगी तो ये मिलेगा सिग्मा स्टार 2pz, कौन सा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो आना दूसरा बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों, ये एक्सिस कौन सी z, यदि z है तो या तो ये px होगा तो ये px होगा, या ये py होगा तो ये भी py, 2px 2py कह सकते हैं। अब जरा देख फिर से दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, फिर से कहते हैं जब कंस्ट्रक्टिव होगा बीएमओ बनेगा, तो देखना फिर से ये रहा पहले का न्यूक्लियस, जरा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करके एक साइड में, ये रहा दूसरे का न्यूक्लियस, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस बार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ गई, ऐसे करके इनके न्यूक्लियस के बीच आई ऐसे z एक्सिस। तो यहां पर जो बॉन्ड बना होगा वो क्या बना होगा, ये बना होगा, क्या बना होगा बेटा, पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे केस में क्या होगा, ये रहा न्यूक्लियस पहले का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड ऑन अदर साइड, ये रहा न्यूक्लियस दूसरे का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड ऑन अदर साइड, ऐसे दूसरी साइड में शिफ्ट होगी। जब ये अदर साइड में चली गई तो न्यूक्लियस आमने सामने आ गया, तो जब न्यूक्लियस आमने सामने आ गए तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी देख लो, एक नोड इधर मिलेगा और एक नोड इधर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा, मिला के नहीं मिला। अब इनका रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, कौन सा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लीजिए ये जो आपका बीएम था वो तो गया खत्म, और किसमें कन्वर्ट हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपके सामने बने हुए देखिए दो नोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, सिंपल। तो ये पी और पी और दूसरी वेव नेगेटिव साइड में थी, तो इनके बीच में यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं, बल्कि यहाँ क्या मिला, नोड ये क्या बन गया, ए बी एम। जैसे तो एस के लिए बात पी के लिए कैसे दिखाई, पी के लिए डाल, जब इसे पी के लिए देखेंगे तो पी के लिए कैसा होगा, ये जब पी की बात करेंगे तो समझना, कोई एक लेता हूं जैसे मैं इसको लेता हूं सपोज कर, ये बात यदि ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस है ये भी माइनस है, दो है तो इनमें क्या होगा, देख ऐसे करके बॉन्डिंग, पर यदि कहीं गलती से देखते हैं ना, ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है ये प्लस है, तो कहां अलग अलग एक्सिस में ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी ये क्या बनेगा, एबीएमओ, इट इज एबीएमओ, और ये क्या बनेगा बेटा, बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे समझ में आ गया। इसलिए कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन भी आया हो तो उसका क्यों नहीं कर सकते, समझ रहा, यदि मैं इसे प्लस मानूं तो ये माइनस हो गया। अभी जो एस आ रहा है गोल वाला, या तो ये प्लस है या माइनस है, तुमने इसको प्लस माना तो यहाँ तो बन गया बॉन्डिंग, और इसके साथ उतना ही है एंटी बॉन्डिंग, जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बना उतना ही एंटी बॉन्डिंग बना, तो बॉन्डिंग बराबर एंटी बॉन्डिंग हो गया। मैंने कहा था जब भी एंटी बॉन्डिंग बराबर होंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, स्टेबल हो जाएगा, नहीं ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस और प्लस वाले तो मिलते हैं, पर प्लस और माइनस वाले जो पोर्शन होते हैं ये कभी भी मिलते नहीं है, यानी ऐसी बॉन्डिंग कभी भी संभव नहीं। लीजिए ये थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसे ओवरलैपिंग होती है ये मैंने आपको दिखाया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और बैक बॉन्डिंग नजर डाल लीजिए, 5 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूं, मैं इसे हटा रहा हूं। व्हाट इज हियर, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग यानी वो बैक साइड से कुछ होता होगा, क्योंकि बैक साइड से इसलिए बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, तो कहते हैं इट इज ए वीक बॉन्डिंग, इट इज ए वीक बॉन्डिंग जो होती है विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल, बस विद इन ए मॉलिक्यूल होती कैसे है, बाय साइड वाइज ओवरलैप्स। कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैप से होती है। ठीक है, अब सवाल है, ये तो आपने बोल दिया कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, वीक भी है, यानी सबसे पहली शर्त वीक बॉन्डिंग है, दूसरा विद इन ए मॉलिक्यूल है, और ओवरलैप हमेशा कैसा होता है, साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो ये होती कैसे है साइड वाइज ओवरलैपिंग, और कब होती, तो मैं इसे समझाऊं उससे पहले आ जाए तुझे कंडीशन दिखा दूं। क्या दिखाने जा रहा हूं, इट इज अ कंडीशन, और इस कंडीशन को बड़े ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान से समझना, ये कोई एक एटम ए है, ये कोई एटम बी है, अगर नहीं माना इस एटम ए पे है ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो कहते हैं कि जो दो एटम्स आपने लिखे इनकी संभावना होती है, जबकि शर्त नंबर 1 कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम से कम एटम पर या माइनस चार्ज एटम पर होना चाहिए, और ये एटम होना चाहिए ऑफ पीरियड। लीजिए, यानी मॉलिक्यूल में जो एक एटम है उस पे क्या होना चाहिए बच्चे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये सेकंड पीरियड का होना चाहिए। जैसे सेकंड पीरियड आपने क्यों लिखा, क्योंकि पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो साइड वाइज ओवरलैप करूंगा पी का। अब बी पे आ जा, कहते हैं जो दूसरा एटम है बी, इसमें भी अपनी कंडीशन, बी की भी कंडीशन उसने ये लगाई कि जो बी है ना, तो इट मस्ट है इसके पास होना चाहिए क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। और ये जो बी है इसके साथ एक रिलैक्सेशन और है, ये जो बी आपने लिया इसे आप ले सकते हैं, आपका मन करे तो सेकंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का ऑफ।
ये होना चाहिए ऑफ सेकंड या फिर थर्ड, इनमें से किसी का होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन मैं चाहता हूँ, नजर डाल इसे बना दे, फिर मैं इसी को आगे समझाऊंगा, फिर लिखा भी दूंगा मैं भी लैंग्वेज में, पहले इसको बना ले, जैसे मैं समझाता हूँ एग्जांपल लेके। बना बेटा जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, निकाल के देखिए आएगा क्या। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जरा शेप होगा ट्राइगोनल कुछ ऐसा कि ये रहा b, ये रहा b पहला f, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। थोड़ा नीचे बना दूं ऊपर, ये ज्यादा कवर कर, ये रहा भैया b, ये रहा पहला f, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। कितने एंगल है 120 डिग्री के। फ्लोरीन पे लोन पेयर है कितने भैया, सब पे तीन पी थे, दो होगा यूज हाइब्रिडाइजेशन में, तो अभी इसके पास एक पी बचा होगा, वो बना देता हूं, और वो पी रहा, ये पड़ा खाली पी ऑर्बिटल पड़ा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से उठाता है और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दे देता है किसे, पड़ोस वाले इसके पी ऑर्बिटल। ये भी दे सकता है और ये काम ये भी तो कर सकता है, तीनों कर सकते हैं इस काम को, हाँ या ना। बोल भाई सारी कंडीशन सेटिस्फाई थी मेरी। और जब ये काम होगा तो जरा ये बता इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट पे नजर डालिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट ये आएगा कि ये तो रहा बोरान, ये रहे बोरान के तीन बॉन्ड एफ एफ। जब इसने बैक बॉन्ड इसे दिया है तो यहाँ पर बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा बदला होगा, इधर से भी थोड़ा सा बदला होगा, इधर से भी थोड़ा सा बदला होगा। लेकिन मुझे बॉन्ड ऑर्डर आपने यहाँ पे देखा था इस वाले मॉलिक्यूल में, ये वाला, इसका जब मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर था। अब क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, चार बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है इसके यदि अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ग्रेटर देन 1 है, और ये होता है एक्चुअली 1.33 ऐसे करके, क्योंकि फ्लोरीन ने इसकी मदद की है बॉन्ड बनाने में, बाकी चार ये इसकी मदद की है बनाने में पार्शियली सही। अब क्या क्या हुआ होगा इसके रिजल्ट देखना चाहता हूँ। ये बैक बॉन्डिंग हो गई है, इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा, बॉन्डिंग हुई। दूसरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी भाई बढ़ी गई होगी। और एक चीज घट गई है, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि सिंगल से कैसा हो गया डबल, ये तो पहला इफेक्ट है। दूसरा देख, क्या बोरान के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, हाँ बोरान के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन थे BF3, यानी लुईस एसिड था, इसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब डिफिशिएंसी कुछ तो कम हुई होगी ना, इलेक्ट्रॉन कुछ तो बढ़े होंगे, यानी इसका जो LAC है लुईस एसिडिक कैरेक्टर वो कैसा हो गया होगा बेटा, डिक्रीज हो गया होगा ऑफ सेंट्रल एटम का जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये नंबर 1 पहली कंडीशन आपने क्या बोली बैक बॉन्डिंग की, ये जो दो एटम्स होते हैं उनमें से एक एटम, वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक, एक ही बात है, लोन पेयर हो या नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर ही होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। पहली कहते हैं वन एटम, और एटम जो हो गया इट इज बट, कहते हैं वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। और आगे बढ़ते हैं, एंड सेकंड एटम या अनदर एटम, एंड सेकंड एटम या अनदर एटम जो दूसरा है, एंड अनदर एटम मस्ट हैव क्या, वैकेंट और वीकनेस। पहली शर्त ये होगी, सही ना। दूसरी शर्त पे आ जाए, इसके अलावा एक और कंडीशन है, कहते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट एटम, कौन सा फर्स्ट एटम समझे, कौन सा पहला वाला फर्स्ट एटम लोन पेयर वाला, फर्स्ट एटम यानी लोन पेयर वाला, कहते हैं फर्स्ट एटम इज ऑफ, ये किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड। एंड जो दूसरा एटम है कौन सा एटम, सेकंड वाला, सेकंड एटम जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है इज ऑफ सेकंड और थर्ड पीरियड। ये सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए फॉर एफिशिएंट बैक बॉन्ड। यदि ऐसा है तो बैक बॉन्डिंग। ये कुछ खास नहीं लिखा मैंने, जो लाल रंग से स्ट्रक्चर बनाया था उसी को लैंग्वेज में लिख दिया भैया। जिस पे लोन पेयर था उसके नीचे लिखा था सेकंड पीरियड होना चाहिए, और जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल तो उसके लिए बोला था या तो सेकंड पीरियड हो या फिर वो थर्ड पीरियड हो, इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, कोई खास काम नहीं किया। चलिए इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं पीरियड का। तो भैया ऐसे नहीं होगी एफिशिएंट, मैं ये नहीं कहता कि होती नहीं, एफिशिएंट नहीं, मजा नहीं आएगा, कम नहीं करेंगे। यानी कंक्लूजन ये है कि दोनों सेकंड पीरियड में बिल्कुल होगी, क्योंकि पहला वाला सेकंड पीरियड में ही, दूसरा भी हो सकता है, कहते हैं कि एक सेकंड में थर्ड में हो तो भी होगी, पर दोनों थर्ड में हो जाए तो नहीं, सही ना। और दूसरी शर्त बताई है कि वैकेंट ऑर्बिटल किसी एक पर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर होना चाहिए। हम कहेंगे इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। पड़ोस में आ जाओ फिर से, ये राइट हो ये लो, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया SiS3 कार्बन की जगह सिलिकॉन, यहाँ भी लगा दिया SiS3 और यहाँ भी लगा दिया SiH3। अब फिर से शर्त देख अपनी पहली, क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या सेकंड पीरियड का, बिल्कुल सेकंड पीरियड है। इसको देख सिलिकॉन को, क्या थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, क्या इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है भाई, sp3 3 pg तो यूज हुए, d ऑर्बिटल तो खाली है, यदि इस पे d ऑर्बिटल है तो इसका मतलब इट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास बिल्कुल वैकेंट d ऑर्बिटल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल शो करेगा बैक बॉन्डिंग, और जब शो करेगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और यहाँ गायब होते ही जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि लोन पेयर तो गायब हो गया, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, ये शेप होगा पिरामिडल और ये शेप हो जाएगा ट्राइगोनल या प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। अब दो बातें देखना है, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ आ जाएगा तो क्या ये बॉन्ड डबल टाइप का हो जाएगा, यस सर। यदि ये बॉन्ड डबल टाइप का होगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ही बेसिक कैरेक्टर है, तो कहते हैं जो लुईस बेसिक कैरेक्टर ऑफ, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल से। क्या ये बॉन्ड डबल हो गया, हाँ, यदि ये बॉन्ड डबल हो गया तो बता सिंगल और डबल इनके बीच का रिपल्सन सिंगल सिंगल से ज्यादा होगा, हाँ, यदि ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल फैलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, यानी यहाँ का बॉन्ड एंगल जो होगा वो यहाँ के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होगा। यदि मैं इस बॉन्ड एंगल को θ2 मानूं, इस बॉन्ड एंगल को यहाँ से यहाँ तक θ1 मानूं, तो ये कह रहा है कि θ2 जो होगा इज ग्रेटर देन θ1। sp3 है और sp2 है, और sp2 का एंगल तो वैसे भी 120 हो जाता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई बेटा, आ गई, अभी हटा बनाया बताया था, चलो थीटा लिखा रहता है तो काम की चीज है। तो इसका मतलब इसमें होगी क्या, होगी बैक बॉन्डिंग, समझ में आया, पक्का। इसे देख लेते हैं, जिससे पूछा पता PF3 में होगी क्या,
देख केस पे लोन पेयर है, हाँ इसका तो लोन पेयर देखेंगे, सपोज वाले का क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर होना चाहिए वो सेकंड पीरियड वाले पे होना चाहिए, तो सेकंड पीरियड वाले भी है। और पता है इस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाँ तो इसके पास d ऑर्बिटल होंगे क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तो है d ऑर्बिटल, और भाई केस में वैकेंट d ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे देगा और दे देगा तो इसमें हो जाएगा। तो यही एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर pf3 के लिए pcl3 कर दूं तो नहीं होगा भैया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस किस पीरियड का थर्ड, और क्लोरीन किस पीरियड का थर्ड, और मैंने कहा था दोनों थर्ड पीरियड के होंगे तो नहीं होंगे। जैसे psd में होगी क्या, जिस पे लोन पेयर है वो सेकंड पीरियड का है, नहीं थर्ड पीरियड का, लोन पेयर वाला सेकंड का होना चाहिए नहीं, और हाइड्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर ये सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, हो जाएगी। तो कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये देखना था, समझ गया। अब एक बॉन्ड एंगल और कंपेयर करके दिखाता हूँ psd और pf3, इनका भी जरा बॉन्ड एंगल कंपेयर करके दिखा ताकि समझने में थोड़ा आसान हो जाए। हो गया बता दो, चल बॉन्ड एंगल कंपेयर करने जाओ, पक्का और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये फैलेगा नहीं, इस थीटा 1 की वैल्यू बता दो, थीटा 1 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 93 डिग्री होती है। तो बोल भाई कौन बड़ा हो गया, थीटा 1 थीटा 1 लिख दिया, किसी ने यहाँ थीटा 2 कर देते हैं, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये फैलेगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैंने मान लिया इसका एंगल है थीटा, हालांकि इसकी वैल्यू बता मुझे तो याद है थीटा 1 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 97 डिग्री। और उसमें आता है दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है ph3, ph3 देखिए हाइड्रोजन तो लोन पेयर है नहीं, और फास्फोरस का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पीरियड तो नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं, और जब नहीं होगी बेटा तो ये एंगल थीटा, ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना पक्का, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये फैलेगा नहीं, इस थीटा 1 की वैल्यू बता दो, थीटा 1 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 93 डिग्री होती है। तो बोल भाई कौन बड़ा हो गया, थीटा 1 थीटा 1 लिख दिया, किसी ने यहाँ थीटा 2 कर देते हैं, ये थीटा 2 हो गया। तो अब अपन बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, आपको पता चला कि बॉन्ड एंगल जो ph3 का था वो तो बहुत कम था, और pf3 का एंगल इससे ज्यादा था, और आगे बढ़ता जाओ pcl3 का और बढ़ जाता है, और बढ़ जा pbr3 का और pi3 का, ये मैं आपको सिखा चुका एक बार बॉन्डिंग के साथ। अब एंगल देखना, इसका एंगल कितना है 93 डिग्री, इसका एंगल कितना है 97 डिग्री, इसका एंगल कितना है 98 पॉइंट कुछ होता है 98 डिग्री, इसका एंगल कितना है 101 डिग्री, क्योंकि 99 बिल्कुल ज्यादा है 99 डिग्री, ये कितना है अप्रॉक्सीमेट 102 डिग्री। तो देख इन दोनों में जो कंपैरिजन किया है वो किससे किया है, बैक बॉन्डिंग से, किससे क्या बैक बॉन्डिंग से। यहाँ पे जो बढ़ता है तो साइज बड़ा होता है, इसका साइज जैसे फैलता जाएगा एंगल भी फैलता जाएगा बैक बॉन्डिंग के साथ। तो ये है भैया बॉन्ड एंगल, ऐसे चेंज होता है बैक बॉन्डिंग। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड रीजंस या क्वेश्चन हमारे नीट में आते बातें नहीं, जेईई मेंस वगैरह में, जेईई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है बैक बॉन्डिंग के, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में बैक बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा दिया है। लीजिए इट इज ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर आपका खत्म। अब हमें जो नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन भी आते हैं, काफी यूज भी होता है, अगली चल के केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल है थर्मो, इसके